हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सिंध प्रांत और आज इसी पर बात करूंगा। तो सिंध प्रांत यह जो है भारत के कच्छ से इसकी सीमा लगती थी और उत्तर में पंजाब स्टेट इससे लगता था और मध्यकाल में यहाँ पर अफगानों का शासन चल रहा था उत्तर मुगल साम्राज्य में। और उसी समय एक भौगोलिक स्थिति भी आप इसकी जान लें, सिंध प्रांत के बीचों बीच सिंधु नदी बहती थी और वह सिंधु नदी आकर के अरब सागर में मिलती थी, अरब सागर में मिलती थी। और सिंध प्रांत एक उपजाऊ क्षेत्र था, मजबूत राज्य था आर्थिक दृष्टि से। और 18वीं सदी में यहाँ पर कल्लौरा सरदार राज्य करते थे। कल्लौरा सरदार 18वीं शताब्दी यहाँ पर राज्य करते थे। और जब ये राज्य करते थे तो उसी समय पहाड़ों से उतर करके बलोच जात आई। बलूचिस्तान जहाँ बलोच जात जहाँ ज़्यादा रहती, वो बलोच पहाड़ों से उतर करके मैदानी भागों में आए और सिंध प्रांत पर इनका कब्जा हो गया। सिंध प्रांत पर इनका कब्जा हुआ और ये जो बलोच थे वो तालपुरों के बलोच थे। और 1771 में जो है 1771 में बलोच जात आती है सिंध प्रांत में। और 1783 में मीर फतेह अली खान ने जो है वो कल्लौरा सरदारों को भगा करके वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया और मीर फतेह अली खान का शासन चलने लगा। और मीर फतेह अली खान जो ये लोग थे, इनको जो है एक तरीके से राजा थे या नवाब कह लीजिए, और इनको सिंध के अमीर के नाम से जाना गया। सिंध के अमीर के नाम से जाना गया। और इन सिंध के अमीरों को नवाब या अमीर जो है घोषित किया था तो अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली था, जिसे दुर्रानी सम्राट कहा जाता है। उसने सिंध प्रांत को अर्थात फतेह अली खां को मान्यता प्रदान कर दी कि आप जो है यहाँ के नवाब हो। और जब वो नवाब बन गया वहाँ का, तो उस समय वहाँ की परिपाटी थी, नियम था कि जो उत्तराधिकार के लिए कोई युद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पिता और पिता के मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा या फिर आपस में भाई लड़ेंगे उत्तराधिकार के लिए, ऐसा नहीं था। वहाँ पर दुर्रानी सम्राट ने दबाव दिया था कि साम्राज्य का बंटवारा या राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया जाए। और इसीलिए जो है 1800 ईस्वी में मीर फतेह अली खान की जो है मृत्यु हो जाती है। और ये 4 भाई थे, इन्हें 4 मित्र या 4 यार भी कहा जाता है। ये 4 भाई थे, इन्हें 4 मित्र या 4 यार भी कहा जाता है। और फिर जो है इस सिंध प्रांत का बंटवारा हो जाता है और 4 भाई वहाँ के शासक बनते हैं या
फिर अमीर बनते हैं। आप चाहे अमीर कह सकते हैं या फिर यार भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि वो चारों भाई थे। और जब ये बन जाते हैं वहाँ के अमीर, तो इन्होंने जोधपुर से अमरकोट तक अपने राज्य का विस्तार किया था। जैसा कि होता है, अच्छा शासक वही माना जाता है जो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। और जब राज्य का विस्तार करते हैं तब इन्होंने एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, जो सिंध प्रांत था उसकी राजधानी हैदराबाद थी। और भारत का हैदराबाद नहीं, बल्कि सिंध में जो स्थान था वह था हैदराबाद, वह था हैदराबाद। और कराची जो है इसका एक प्रमुख शहर था, कराची जो है इसका एक प्रमुख शहर था। और उस समय सिंध की सीमा कच्छ के रण से लगती थी, उत्तर में पंजाब की ओर, और फिर जो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की सीमा जो है वो रसिया से लगती थी। अफगानिस्तान की जो सीमा थी वो रसिया से लगती थी। और सिंध प्रांत में EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1775 में थट्टा नामक स्थान पर फैक्ट्री खोली थी। EIC ने 1775 में थट्टा में जो है वो अपनी एक कंपनी भी खोली थी, और वहाँ से वो अपना व्यापार कर रहे थे। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण राजस्व की ऐसी समस्याएं आई कि कंपनी ने 1792 में फैक्ट्री बंद कर दी थी। 1792 में वहाँ अपने जो गोदाम उन्होंने बनाया था उसको बंद कर दिया था। और अब चलते हैं कि EIC भारत के तमाम क्षेत्रों को जीत ली थी, और उस समय केवल जो है पंजाब और सिंध प्रांत उनसे बचे थे 1840 के आसपास। और उस समय जो है वो 1803 में जो है EIC सिंध और पंजाब की ओर बढ़ती है। जब सिंध और पंजाब की ओर बढ़ती है तो उसका निशाना जो है EIC का सिंध और पंजाब नहीं था, उसका जो है निशाना जो था वो अफ़गानिस्तान था। वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचना चाहते थे, और पंजाब और सिंध जो है बफर स्टेट के रूप में उस समय थे, EIC के लिए बफर स्टेट के रूप में थे। वो चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा जाए, और वहाँ से जो फ्रांस से जो नेपोलियन के आक्रमण का जो भय सता रहा था EIC को, वहीं पर वो है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर उसको रोकना चाहते थे। इसीलिए EIC यहाँ से जा रही थी, और जब वो चलती है तो उसको अफ़गानिस्तान में पहुँचने के लिए पंजाब और सिंध से ही जाना पड़ता था। और पंजाब में उस समय राजा रणजीत सिंह का शासन था, जिसकी सेना एशिया में दूसरे स्थान पर थी, सबसे मजबूत सेना थी। इसलिए EIC अंग्रेज जो है वो पंजाब राज्य से डरते हैं और सिंध प्रांत से वो जाना चाहते हैं। और सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में भी टक्कर हुई थी। सिंध के अमीरों ने जो है वो टक्कर दिया था राजा रणजीत सिंह को, लेकिन राजा रणजीत सिंह ने सिंध के अमीरों को पराजित किया था। अर्थात दोनों में टक्कर की बात चल रही थी। और उस समय जो EIC का गवर्नर था 1803 के पास, उस समय जो EIC का गवर्नर वो था लॉर्ड मिंटो। वो कौन था गवर्नर? लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है, आप इसको जान लीजिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में EIC का टारगेट जो था वो अफगानिस्तान था। वो टारगेट जो था अफगानिस्तान था और नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए और यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, 1809 में, 1803 में EIC चलती है और 1809 में जो है वो एक शाश्वत एक संधि होती है, वह पंजाब से भी हुई थी, पंजाब में 1809 से हुई थी और फिर जो है वो हुई थी सिंध प्रांत से 1809 में। दोनों प्रांतों से शाश्वत मित्रता की एक संधि हुई थी कि हमारा आपका जो है मित्रता कायम रहेगी, किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद या किसी प्रकार का अटैक एक दूसरे पर नहीं करेंगे। और यह शाश्वत मित्रता लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर था उस समय, उसने किया था सिंध और पंजाब से, सिंध और पंजाब से उसने किया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1831 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो EIC को कंट्रोल करती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वो ब्रिटेन में बैठी हुई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसी का मेंबर था एलिनबरो। वो कौन था? एलिनबरो जो मेंबर था, और बाद में एलिनबरो जो है वो गवर्नर जनरल बन करके भारत में आता है। उसने, अब आप देख लीजिए यहाँ वो 1809 में शाश्वत मित्रता करते हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटेन में बैठी है उसकी निगाहें सिंध प्रांत पर लगी हुई हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर था एलिनबरो, उसने एक नाविक जो था वह, उस नाविक का नाम था अलेक्जेंडर बंस, उस नाविक का नाम था अलेक्जेंडर बंस, और उसको जो है भेजता है सिंधु नदी का पता लगाने के लिए, उसको भेजता है सिंधु नदी का पता लगाने के लिए, और वह नाव के माध्यम से वो चलता है, या यह कह लीजिए जहाजी बेड़े के माध्यम से जो है वह अलेक्जेंडर बंस जो है चलता है, और अरब सागर से वह सिंधु नदी में प्रवेश करके जाता है। और जैसे ही वह सिंधु नदी में प्रवेश करके सिंध प्रांत के में पहुंचता है, उसी समय सिंध के लोगों ने, सिंध के अमीरों ने उसको टोका कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने बहाना बनाया और कहा कि हम जो है उपहार लेकर के जा रहे हैं राजा रणजीत सिंह को भेंट करने। किस तरीके वो झूठ बोला, जबकि वो आया था सिंधु नदी का पता करने, क्योंकि उस समय कहावत थी कि जो सिंधु नदी के राजमार्ग से पता जान लेगा सिंधु नदी का, उसकी विजय सिंध प्रांत पर हो जाएगी, और सिंध प्रांत पर विजय का मतलब वह पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लेगा। उस समय यह कहावत थी। और जब वह नाव लेकर अलेक्जेंडर बंस जाता है, तब उसी समय एक विद्वान सैयद था, और जिसने कहा था अब जो है सिंध प्रांत भी गया, अर्थात सिंध प्रांत भी अब अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी का पता जो है, सिंधु नदी का पता या सिंधु नदी का विजय का मार्ग अंग्रेजों को पता चल गया। सिंधु नदी की खोज जब वो करने चलता है, तब जो है सैयद बंधु विद्वान जो सैयद था, उसने कहा था बड़े दुर्भाग्य की बात है सिंध अब गया, क्योंकि अंग्रेजों ने सिंध नदी के विजय मार्ग को खोज निकाला है।
आगे देखते हैं कि 1831 में, यहां आप देखें कि 1831 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर बनता है, तो वह जो है वह रोपण पंजाब में है, और वहाँ पर राजा रणजीत सिंह से वो भेंट करता है। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा था विलियम बेंटिंग से कि सिंध पर हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं और आपस में इसको बांट लेते हैं। तो विलियम बेंटिंग ने उस समय कुछ नहीं बोला, अर्थात जो राजा रणजीत सिंह कह रहे थे उसके मन में, विलियम बेंटिंग के मन में यह बात चल रही थी, और उसने मन ही मन सोचा होगा कि तुम क्या मुझे बता रहे हो, हम तो खुद जो है सिंध पर हमारी निगाह है, और सिंध पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे आपके राज्य पंजाब पर भी मेरी निगाह है। और 1800 जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था उसका कार्यकाल भारत में 1828 से 1835 तक था। और विलियम बेंटिंग ने कर्नल पोटिंगर को जो है वो सिंध प्रांत में भेजा, और सिंध प्रांत के अमीरों से संधि करने के लिए भेजा था। और जब संधि करने के लिए भेजता है तो और कहता है, जब पोर्टिंगर वहाँ पहुँचता है तो उसने कहा कि आप जो है हमसे संधि कर लें EIC से, जिससे पंजाब स्टेट आप पर अटैक करेगा तो EIC आपको बचाएगी। जब उसने पोर्टिंगर ने कहा तो सिंध के अमीरों ने कहा कि हमें संधि से कोई ज़रूरत नहीं, हमको संधि करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पंजाब को पछाड़े हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको फिर पराजित कर देंगे। जब उसने ऐसा कहा तो पोर्टिंगर को बुरा लगा। उसने कहा अगर संधि नहीं करेंगे तो हमारी EIC कंपनी जो है वो रणजीत सिंह का साथ देगी, और रणजीत सिंह जो है सिंध प्रांत पर अटैक करेंगे और इस राज्य को अपने में मिला लेंगे। जब उसने ऐसा कहा तब सिंध के अमीरों को दबाव में संधि करनी पड़ी थी। तब सिंध के अमीरों को दबाव में जो है संधि करनी पड़ी थी, और यह संधि के 4 प्रमुख शर्तें थी। उस शर्त को आप जान लें। तो पहली शर्त थी कि सिंधु नदी अंग्रेजी अर्थात EIC कंपनी और अंग्रेज व्यापारियों के लिए खुली रहेगी। सिंधु नदी अंग्रेज व्यापारियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खुली रहेगी। हाँ, इसमें जो है कोई युद्धपोत नहीं जाएगा, और इस नदी के माध्यम से कोई युद्ध की विस्फोटक सामान भी इस नदी से नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? सिंधु नदी में आने का व्यापार EIC और अंग्रेज व्यापारियों के लिए होगा। युद्धपोत और युद्ध संबंधी सामग्री इस नदी से नहीं जाएगी। और दूसरा, EIC सिंध में अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी या किसी प्रकार का अंग्रेज व्यापारी सिंध में बसेंगे नहीं, सिंध में अपना निवास नहीं बनाएंगे। और अन्य यूरोपीय, उस समय जो अन्य यूरोपीय कंपनियां आई थी उनके लिए पासपोर्ट जरूरी है, उनके लिए पासपोर्ट जरूरी है। देखिए उनकी चालाकी, वो अपने लिए तो खोल लिए, अनुमति मांगे, दूसरे के लिए करें, उनके लिए पासपोर्ट। और तीसरा जो है, जो उनकी शर्त थी वो तीसरा था कि आयात निर्यात की दर जो है निश्चित कर दी जाएगी। आयात निर्यात के लिए जो टैक्स होगा
वह निश्चित कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का टैक्स जो है वह सिंध के अमीरों से कंपनी नहीं मांगेगी। किसी प्रकार का टैक्स जो है नहीं मांगेगी और कोई सैनिक सहायता भी सिंध से EIC कंपनी नहीं मांगेगी। किसी प्रकार का जो टैक्स है आयात निर्यात की दर निश्चित कर दी जाएगी और कोई सैनिक सहायता सिंध से नहीं मांगी जाएगी। और चौथा जो है वह था कि मित्रता कायम, जो शाश्वत मित्रता 1809 में संधि की गई थी वह कायम रहेगी और एक दूसरे को ललचाई निगाहों से नहीं देखेंगे। और जब ध्यान रखें, जब EIC इस तरीके की बात करती थी कि ललचाई निगाहों से नहीं देखेंगे, तब वह ललचाई निगाहों से अवश्य देखती थी और संधि का केवल मतलब था कि येन केन प्रकारेण सिंध प्रांत को या पंजाब प्रांत को भारत में मिलाना। और उनकी एक शर्त और थी संधि की कि अगर सिंध प्रांत पर कोई डाकू या कोई बाहरी अगर अटैक करेगा तो EIC सिंध प्रांत की सहायता करेगी। यह हुई संधि की शर्तें। और यह संधि किसके माध्यम से हुई थी? तो वह था पोटिंगर। और पोटिंगर ने 1834 में पोटिंगर को जो है वह राजनीतिक एजेंट के रूप में सिंध में नियुक्त कर दिया जाता है। विलियम बेंटिंग ने पोटिंगर को 1834 में राजनीतिक एजेंट के रूप में निश्चित कर दिया। और जब वो पोटिंगर को नियुक्त कर दिया जाता है तो वह सारी बातें जो कमियां थी अमीरों की, सिंध के अमीरों को, वह जो है विलियम बेंटिंग को बताता है। वह विलियम बेंटिंग को सारी पोल पट्टी बताता है। इसीलिए वो राजनीतिक एजेंट ही नियुक्त किए थे। और विलियम बेंटिंग के बाद भारत का गवर्नर जनरल जो है 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड बनकर आता है, जिसका कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। और जब वह गवर्नर जनरल भारत में बनकर आता है तो उसका उद्देश्य अफगान नीति थी, अर्थात अफगानिस्तान की जो बॉर्डर था उसको जो है सुरक्षित करना था। और क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है रसिया से भी मिलता था और रूस के आक्रमण का भय भी जो है अंग्रेजों को सता रहा था। इसीलिए जो है ये जब ऑकलैंड आया है तो वह रूस के आक्रमण को रोकने के लिए उसने अफगान नीति बनाई। उसने क्या बनाया? अफगान नीति बनाया था उसने। और जब उसने अफगान नीति बनाया था तो उसी में 1838 में एक सिंध के साथ संधि किया उसने। सिंध के साथ लॉर्ड ऑकलैंड ने संधि किया और संधि के तहत उसने किया क्या? उसने हैदराबाद में एक रेजिडेंट, एक सैनिक रेजिडेंट जो है, वहाँ सेना की टुकड़ी उसने हैदराबाद जो सिंध की राजधानी थी वहाँ पे रखवा दिया। और जब वो रेजिडेंट वहाँ रखवा रहा तो सिंध के अमीरों ने विरोध किया था, लेकिन जो रेजिडेंट का मतलब जो था कि किसी न तरीके सिंध प्रांत को लेना। और जब वो रेजिडेंट रखता है तो WFP नेपियर ने
कहा था, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि यह संधि, जो यह संधि की गई, इससे हम एक भरा गोला अमीरों के घर में रख कर आए हैं। उसने कहा कि यह संधि के रूप में एक भरा हुआ गोला अमीरों के घर में रखकर आए हैं, और जब चाहे तो हम इसको विस्फोट करा देंगे, अर्थात सिंध प्रांत को ले लेंगे। यह उनकी बात देखिए। और ये जो इतिहासकार था जिसने कहा था, और उसने कहा था W.F. नेपियर ने कि यह संधि एक भरा गोला अमीरों के घर में रख कर आए हैं, अमीरों के घर में रख कर आए हैं, और जब चाहे इसको विस्फोट करा देंगे। उसी पर एक इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स जो था, उसने ऑकलैंड और उसके जो कमेटी थी उसके बारे में कहा कि ऑकलैंड की अनैतिकता के निम्न स्तर, मतलब ऑकलैंड जो है वह नैतिकता के निम्न स्तर पर पहुंच गया है। उसने कहा कि वह नैतिकता के निम्न स्तर पर पहुंच गया था। और 1838 में देखिए यही एक रेजिडेंट रखता है, और 1838 में ही एक त्रिस्तरीय, 1838 में जो है वह एक त्रिदलीय संधि भी करता है, त्रिदलीय संधि। और त्रिदलीय संधि जो है वो राजा रणजीत सिंह और शाह शुजा जो अफगानिस्तान का शासक था, काबुल का, और EIC के बीच जो है त्रिस्तरीय संधि होती है। जबकि इस संधि की कोई ज़रूरत नहीं थी। शाह शुजा तो वैसे भी डर रहा था, राजा रणजीत सिंह की अधीनता भी वो स्वीकार कर लिया था, और राजा रणजीत सिंह से सिंध के अमीर भी डर रहे थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने दबाव देकर त्रिदलीय संधि करा ली। और यह त्रिदलीय संधि का मतलब केवल था कि जब आंग्ल अफगान युद्ध होता है तो उसमें EIC बुरी तरीके पराजित होती है, और जब वह बुरी तरीके पराजित होती है तो उसकी जो जन धन की क्षति हुई थी वह सिंध प्रांत से वसूलने के लिए उसने जो है यह त्रिदलीय या त्रिपक्षीय संधि की थी। इसका केवल उद्देश्य जो था वह अमीरों से, सिंध के अमीरों से माल ऐंठने के लिए था, और आंग्ल अफगान युद्ध के बाद उसने यह जो है सिंध के अमीरों से माल ऐंठने के लिए ऐसा किया था। फिर लॉर्ड एलिन बरो आता है 1842 से 1844। इसका कार्यकाल जो था यह गवर्नर जनरल बनकर आता है। हाँ, यहाँ ये देख लें कि लॉर्ड ऑकलैंड जो है वह एक तरीके से कपटी था। उसकी जो नीति थी वो कपटपूर्ण थी। और जब लॉर्ड एलिन बरो 1842 से 1844 के बीच का कार्यकाल था, और यह जो है जब आता है तब इसने सर चार्ल्स नेपियर को सिंध में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया था। सिंध में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया था। और कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा कि लॉर्ड ऑकलैंड से उससे भी ज़्यादा कपटी लॉर्ड एलिन बरो था। और लॉर्ड एलिन बरो जब ब्रिटेन में था तो उसी समय उसने प्रण किया था कि हमको सिंध प्रांत को EIC में मिलाना है। और वह आक्रामक नीति था,
कुशल कूटनीतिज्ञ था और उसी डिप्लोमेटिक के तहत उसने जो है वह ब्रिटिश रेजिडेंट सर चार्ल्स नेपियर को सिंध प्रांत में नियुक्त किया था। जब उसको नियुक्त किया था तो सिंध के अमीरों पर छोटे छोटे बेबुनियाद आरोप उसने लगाया, छोटे छोटे बेबुनियाद आरोप उसने लगाया और बेबुनियाद आरोप लगा करके 1843 में जो है वह सिंध प्रांत का विलय कर लेता है ब्रिटिश भारत में। 1843 में ब्रिटिश भारत का विलय जो है उसने 1843 में ब्रिटिश भारत का विलय सिंध का विलय 1843 में भारत में कर लिया। और एक बात और आप ध्यान दे लेंगे कि सिंध का विलय, यह कंपटीशन पूछा गया कि सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था, तो वो होगा लॉर्ड एलिन बरो। और जो सेना थे किसके नेतृत्व में सिंध का विलय किया गया, तो वो कैप्टन था चार्ल्स नेपियर, जिसके कार्यकाल में जो है वो सिंध का विलय होता है। और जब सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर ने कर लिया तो उसने सिंध के विलय के बारे में एक कथन कहा था। यह कथन 2 बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो उसने कहा था कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। इतिहास में बदमाशी का एक महत्वपूर्ण उपयोगी एवं मानवतापूर्ण कृत्य होगा। उसने कहा, फिर से एक बार ध्यान दे लें, उसने कहा कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। ये इतिहास में बदमाशी का एक महत्वपूर्ण उपयोगी एवं मानवतापूर्ण कृत्य होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज यहीं पर जो है समाप्त करते हैं टॉपिक को। जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। धन्यवाद।